वेलकम टू ऑल। आज हम स्टडी करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी मटेरियल के रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर हम किसी कंडक्टर की लंबाई को छोटा या बड़ा करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ता है। उसके हमने कंडक्टर लिया और लेट इट्स लेंथ भी एल, और इस कंडक्टर की लेंथ हमने कितनी एज्यूम कर ली, एल एज्यूम कर ली। इस कंडक्टर के एक एंड को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और एक एंड को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और हमने एमीटर की हेल्प से वो करंट की रीडिंग नोट डाउन कर ली। फिर हमने वी और आई का रेशियो फाइंड किया, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो फाइंड किया, और वी और आई का रेशियो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हमने इस कंडक्टर का क्या फाइंड कर लिया, रेजिस्टेंस। फिर हमने एक दूसरा कंडक्टर लिया ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम एरिया। मटेरियल भी सेम रखना है और एरिया भी सेम रखना है, क्योंकि हम स्टडी क्या कर रहे हैं कि लेंथ रेजिस्टेंस को कैसे इंपैक्ट करता है। और हमने इसकी जो लेंथ है लेट हमने अज्यूम कर ली, लेट इट्स लेंथ भी 12। और हम क्या देखते हैं कि जब हम इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इस वाले कंडक्टर के रेजिस्टेंस से ज्यादा आया, इंक्रीज हुआ। अब कितना इंक्रीज हुआ, तो उसके लिए हमने क्या देखा कि अगर हम कंडक्टर कितना ले रहे हैं, ओरिजिनल वाले कंडक्टर के डबल लेंथ का ले रहे हैं, तो उसका रेजिस्टेंस भी ओरिजिनल वाले कंडक्टर के रेजिस्टेंस से डबल के बराबर आ रहा है। अगर हम इस कंडक्टर की लंबाई को 3 गुना कर दें, 3 टाइम्स लंबा हम कंडक्टर ले लें ओरिजिनल वाले कंडक्टर से, तो उसका रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, ओरिजिनल वाले कंडक्टर के रेजिस्टेंस के 3 टाइम्स के बराबर हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं कंडक्टर की, तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। और कितना बढ़ रहा है, सेम रेशियो में बढ़ रहा है। लेंथ को आप डबल लोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल, 3 टाइम्स लोगे तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स। अगर आप एक ऐसा कंडक्टर ले लो जिसकी लंबाई इस ओरिजिनल वाले कंडक्टर के 100 गुने के बराबर है, तो उसका रेजिस्टेंस भी कितना आएगा, 100 टाइम्स ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ओरिजिनल कंडक्टर। तो यहां से हमने क्या रिलेशन बना दिया कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने 2 कंडक्टर्स लिए सेम मटेरियल और सेम एरिया के, एक छोटा एक बड़ा है, तो छोटे वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा और बड़े वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सेकंड हम लेते हैं, सेकंड इज एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ द कंडक्टर, किसी कंडक्टर की अगर हम एरिया को चेंज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कैसे इंपैक्टेड होता है। तो उसके लिए हमने कंडक्टर लिया और लेट इट्स एरिया भी ए। इस कंडक्टर का एरिया हमने कितना एज्यूम कर लिया, ए एज्यूम कर लिया, ए। और इस कंडक्टर की हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करके रख ली। अब हमने फिर दूसरा कंडक्टर लिया जो हमने सेम लेंथ का लिया और सेम मटेरियल का, लेकिन हमने इसका जो एरिया है हमने क्या करा, इसके एरिया को हमने आधा करके रख लिया, हाफ एरिया कर दिया, मींस इसको आधा कर दिया कंडक्टर को। अब हम क्या देखते हैं कि जब हम एरिया को कम कर रहे हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अब वो जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वो कितना इंक्रीज हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जब हम किसी कंडक्टर के एरिया की बात करते हैं तो एक्चुअल में हम उसके किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करते हैं। और किसी सिलेंड्रिकल कंडक्टर का जो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन होता है वो एक्चुअल में पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि एक सर्कल का एरिया होता है। तो अगर हम ये रिलेशन तुमने बना लिया कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हमने इसमें रिलेशन फाइंड करने के लिए लिख लिया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन में एरिया। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना, 1 अपॉन में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया किसके इक्वल हो गया, पाई आर स्क्वायर के इक्वल हुआ। अब हमने यहां पर इस फॉर्मूले से इसकी कैलकुलेशन की रेजिस्टेंस की। अगर हम इस वाले कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इसका डायमीटर है लेट इसका डायमीटर है, इस कंडक्टर का डायमीटर है लेट डी। अगर इसका डायमीटर डी है तो देयरफॉर इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा डायमीटर का आधा, ठीक है, क्योंकि रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। अब हमने इस रेडियस की वैल्यू को यहां पुट करके देखा तो r इज इक्वल टू 1 अपॉन में पाई और d/2 डालेंगे तो d/2 का क्या है, स्क्वायर है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना, 1 अपॉन में पाई d स्क्वायर बाय 4 आया। तो इसका रेजिस्टेंस आया 1 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन
पाई डी स्क्वायर। ठीक है, मीन्स अगर ये फ्रैक्शन तो अलग है ना पूरा, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ऊपर और पाई डी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ये तो ऊपर अलग 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं, तो हमने 1 ले लिया। तो हमने इसका रेजिस्टेंस फाइंड करके रख लिया, और इसका रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया कितना, 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर, 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर। अब अगर हम इस कंडक्टर की बात करें, इसका डायमीटर कितना हो गया, ओरिजिनल वाला जो डायमीटर था उसका कितना हो गया, आधा हो गया, d/2 के इक्वल हो गया, d/2। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा dy कितना हो जाएगा, d/4, क्योंकि अगर आप d/2 का आधा करोगे ना, ये d/2 है और इसका क्या कर रहे हो आप, हाफ। तो ये d/2 तो ऊपर ऑलरेडी है ही, और इसके नीचे कुछ नहीं, तो 2/1 हो गया, और 2/1 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो उसका रेडियस आ जाएगा d/4। अब हमने ये तो हमने ओरिजिनल वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करके रखा हुआ है। अब इस वैल्यू को हमने फिर दोबारा से यहाँ पुट किया फॉर्मूले में, तो इसका रेजिस्टेंस हमने लेट कर लिया, लेट इट्स रेजिस्टेंस इज R डैश। इस वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं। तो 1 में कितना है, 1 पाई r का स्क्वायर, r कितना है, d/4 है, d/4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, r डैश हो जाएगा, r डैश इज इक्वल टू 1 पाई d स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा। तो r डैश कितना आ जाएगा, 1/1 मल्टीप्लाई 16 अपॉन पाई डी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और अगर आप इसको ऊपर ले जाते हो तो ये कितना हो जाएगा, r डैश इज इक्वल टू 16 अपॉन पाई डी स्क्वायर हो गया, 16 अपॉन पाई डी स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब हम इसको ब्रेक करके, ताकि इसको हम इससे कंपेयर कर सकें, इस 16 को ब्रेक करके हम लिख रहे हैं r डैश इज इक्वल टू 4 × 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर, क्योंकि इस 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर की जगह हम ये पुट कर सकते हैं ना सीधा ये r, तो एक कंपैरिजन हमें मिल जाएगा। तो r डैश कितना आया, r डैश आया 4 टाइम्स ऑफ, इसकी जगह हमने क्या डाल दिया, ये r पुट कर दिया, तो 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस आ गया। तो यहां से हमने एक रिलेशन बनाया कि अगर हम डायमीटर को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, डायमीटर को हमने आधा कर दिया, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, डायमीटर को आधा करने का मतलब है हमने एरिया कितना लिया, उस ओरिजिनल कंडक्टर के आधे एरिया के बराबर लिया। तो हम क्या देखते हैं कि डायमीटर भी आधा हुआ, डायमीटर के आधे होने से क्या हुआ कि रेजिस्टेंस उसका 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो यहां पर हम एक रिलेशन बना लेते हैं, देखो यहां से रिलेशन बना लेंगे, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस जो है वो तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे, और एरिया को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर में। तो जब अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो कि एरिया से रिलेटेड है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर के बराबर है, पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इट मींस जो भी चेंज होगा वो रेडियस में होगा, और रेडियस में चेंज होने से रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि हम रेडियस को, हमने एक ऐसा कंडक्टर लिया जिसका एरिया हमने क्या करा, 1/3 कर दिया, इसका तो हमने क्या किया था, हाफ किया था। हमने एक ऐसा कंडक्टर लिया जिसका एरिया हमने 1/3 कर दिया, तो हमने यहां पर रिलेशन r इज इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, तो r से सारी बातें हम समझेंगे। अब अगर आप एरिया को 1/3 कर रहे हो तो डायमीटर भी कितना हुआ, 1/3 हो गया। अगर डायमीटर 1/3 हुआ, एरिया हमने कितना किया, 1/3, तो देयरफॉर डायमीटर भी कितना हो गया, डायमीटर भी हो गया 1/3 के बराबर हो गया, जो उसका ओरिजिनल वाला डायमीटर होगा उसके 1/3 के बराबर हो जाएगा। और अगर डायमीटर 1/3 के बराबर हुआ तो इसको नोट डाउन कर लेना, इसको मैं ऐसे डालता हूं। तो डायमीटर कितना हो गया, 1/3 हो गया, तो देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा कितना, डायमीटर का हाफ करोगे तो किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो ये हो जाएगा d/6 के इक्वल हो जाएगा। और इस 6 को आप यहां पुट कर दो, 1/6 हो गया ना रेडियस, डायमीटर को 1/3 करने से रेडियस 1/6 हो गया। तो यहां पुट करके हम रिलेशन बना लेते हैं डायरेक्ट। तो r कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में कितना, रेडियस की जगह डालेंगे 1/6 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1/1/36। तो देयरफॉर रेजिस्टेंस कितना आ गया, 36 टाइम्स के बराबर हो जाएगा, जो ओरिजिनल वाला रेजिस्टेंस होगा उसके 36 टाइम्स के बराबर हो जाएगा।
तो एक्चुअल में आपको ध्यान देना है कि जब आप एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो उसके इंक्रीज या डिक्रीज करने से उसके डायमीटर में क्या इंपैक्ट हो रहा है, और उससे फिर उसका हम रेडियस फाइंड करेंगे, और रेडियस से हम यहाँ से इस रिलेशन से डायरेक्टली फिर उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज हुआ। तो एरिया को 1/3 लेने से इस कंडक्टर का हमने कितना लिया एरिया 1/3, तो हम क्या देखते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो गया, 36 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अगर हम इसी तरीके से बोलते हैं, हमने बोला कि हमने उसका ये जो कंडक्टर है, हमने ऐसा कंडक्टर लिया जिसका एरिया इस ओरिजिनल वाले कंडक्टर के 1/4 के बराबर है, ठीक है 1/4, तो 1/4 से डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, और 8 से कितना हो गया 64, तो उसका रेजिस्टेंस 64 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिलेशन बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब है कि हर मटेरियल का नेचर अलग अलग होता है। जैसे मेटल्स हैं उनका नेचर अलग है, जो कंडक्टर्स हैं मेटल्स उनका नेचर अलग है। अगर हम इंसुलेटर्स ले रहे हैं जैसे लकड़ी है, रबर है, इनका नेचर डिफरेंट है, तो इसको हम समझते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल का नेचर। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, जैसे कंडक्टर्स में क्या आ गया, कंडक्टर्स में आ गया, कंडक्टर्स में हम ले लेते हैं, कंडक्टर में हम ले लेते हैं कॉपर, ले लेते हैं कॉपर। अब कॉपर में क्या होता है कि कॉपर का जो रेजिस्टेंस है ना वो लो होता है, काफी कम होता है। जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस लो रहता है। तो अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस लो इसलिए है क्योंकि उसमें फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, और अगर फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं और उस कंडक्टर में हम फोर्स अप्लाई कर दें, मीन्स हम स्विच को क्लोज कर दें, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, हमें उसमें करंट मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, जैसे कि लकड़ी है, वुड है, रबर है, प्लास्टिक है, तो ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं। अगर फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो इनका रेजिस्टेंस कैसा होगा, बहुत हाई होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए है ही नहीं तो उसमें करंट ही नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कंडक्टर की बात करें जैसे कॉपर, अगर हम इंसुलेटर की बात करें जैसे कि वुड, इंसुलेटर जैसे हमने ले लिया वुड, तो वुड का रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। और कॉपर का क्या होगा, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। जिसमें फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसमें करंट होगा, करंट ज्यादा होगा तो इट मींस उसका रेजिस्टेंस लो होगा। और अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की तो उनका रेजिस्टेंस हाई होता है क्योंकि उनमें फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस का थर्ड फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है, दैट इज नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का नेचर क्या है। अगला हम लेते हैं, नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर रेजिस्टेंस को कैसे अफेक्ट करता है, टेम्परेचर फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर मटेरियल के रेजिस्टेंस को कैसे इफेक्ट करता है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल्स को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज कर रहे हैं। 4 पार्ट्स में पहला हम ले रहे हैं कंडक्टर्स, जैसे कि अभी हमने लिखा कॉपर लिख लिया, ठीक है, एल्यूमिनियम है और सिल्वर है, एटसेट्रा लिख लेते हैं, सिल्वर एटसेट्रा, ठीक है। ये वो मटेरियल्स हैं जो कि सब कंडक्टर्स हैं। अगर हमें मालूम है कि कंडक्टर के सरफेस में, एक कंडक्टर में बहुत सारे फ्रीली मूवेबल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं जो कि स्विच को क्लोज करते हैं, उनमें फोर्स लगती है और वो सब कंडक्टर में फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको एक टर्म समझनी है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम को हम डिनोट करते हैं टाउ से। ये साइन होता है, इसको बोलते हैं टाउ, TAU, ठीक है। टाउ का मीनिंग होता है कि रिलैक्सेशन टाइम का मीनिंग यह है कि जैसे हम किसी भी पार्टिकल को, किसी भी बॉडी को या पार्टिकल को हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हमें एक बेसिक रूल पता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ाने से वो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है
मीन्स अगर वो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेशन कर रहा था ऐसे, तो उसका वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करने लगेगा। तो जब हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे, मान लो एजम्पशन करो कि जैसे वो ऐसे कोलाइड हुए, ऐसे टकराए, चलते समय कंडक्टर में चल रहे थे और ऐसे टकरा गए। टकराने के बाद फिर वो उनको जब आगे को चलना है तो उनको पहले सेपरेट होना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने माना कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड होते हैं तो कोलाइड होने के बाद वो ऐसे सेपरेट हुए, सेपरेट होके फिर वो आगे को मूव करेंगे, पीछे से फोर्स आएगी तो वो आगे को मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने एजम्पशन किया कि वो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे कोलाइड हुए तो ऐसे अलग हो रहे हैं। एजम्पशन करो कि इनको अलग होने में लगा 2 सेकेंड, एजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने इस कंडक्टर को क्या कर दिया, हीट कर दिया, इसका टेम्परेचर राइज कर दिया। तो टेम्परेचर राइज करने से पार्टिकल्स का वाइब्रेशन फास्ट हो गया। पार्टिकल्स का जब वाइब्रेशन फास्ट होता है तो ऐसे टकराकर जो 2 सेकंड में अलग हो रहे थे, पहले वो ऐसे अलग हो रहे थे, अब वो ऐसे अलग हो जाएंगे। उनका वाइब्रेशन फास्ट होगा ना, ऐसे अलग होने में मान लो उनको ऐसे ऐसे अलग होते होते मान लो 5 सेकंड लग रहे हैं, अब वो ऐसा अलग हो जाएगा तो उसको 1 ही सेकंड में अलग हो जाएगा। तो उसका जो रिलैक्स होने का टाइम है, कोलाइड होने के बाद उसके रिलैक्स होने का, सेपरेट होने का जो टाइम है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं तो उसमें जब पार्टिकल्स कोलाइड होकर सेपरेट हो रहे हैं तो उसके सेपरेशन होने का जो टाइम है, जो रिलैक्स होने का टाइम है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पहले 5 था, फिर 1 सेकंड रह गया। अब अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ तो रिलैक्सेशन टाइम के डिक्रीज होने से क्या होता है कि जितना जल्दी जल्दी वो अलग होंगे उतना जल्दी जल्दी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराएंगे, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंटली और बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉलिजन है वो और ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है, क्योंकि उनका रिलैक्सेशन टाइम घटा। इलेक्ट्रॉन टकराया, जल्दी अलग हो जाएगा, तो जल्दी दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से फिर वो टकराएगा। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि उसका जो फ्रीक्वेंट कॉलिजन है वो और भी बढ़ जाता है। और फ्रीक्वेंट कॉलिजन बढ़ने से क्या होता है, आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज फ्रीक्वेंट कॉलिजन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फ्रीक्वेंट कॉलिजन है दैट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर कॉलिजन फ्रीक्वेंट और बढ़ गया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि उसका करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि कंडक्टर का जब हम रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जब हमने रिलेशन बनाया टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस टेम्परेचर। अगर हम ये कॉपर की बात कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो किसी भी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इट्स रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, और रीजन हमने अभी ये स्टडी कर लिया। सेकेंड हम लेते हैं, सेकेंड इज सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स के एग्जांपल आपको पता है, जैसे कॉपर है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, दीज ऑल आर जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सब क्या है, दीज ऑल आर सेमी कंडक्टर्स। अब सेमी कंडक्टर का मतलब ये है कि उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो हम ये बोल सकते हैं कि कंडक्टर से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है। तो अगर हम सेमीकंडक्टर्स की में कंडक्टिविटी ऑलरेडी होती है, क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में ऑलरेडी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो क्या कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी हैं कि जिनको हम एनर्जी प्रोवाइड करें, टेम्परेचर बढ़ने से उनको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो भी फ्री हो जाए, वो अपने पेरेंट वाले एटम से अटैच्ड हैं, और जैसे एनर्जी देंगे तो क्या हो जाएगा कि वो भी फ्री होने लगेंगे। तो हमने क्या देखा कि जब हम सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने से क्या होता है कि एजम्पशन करते हैं, मान लो जैसे हमने कंडक्टर लिया था तो कंडक्टर में 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूवेबल हैं। अब अगर उसको हम टेम्परेचर राइज भी करते हैं ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और फ्री नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पहले से सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमने माना कि उसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से फ्री हैं, तो हमने बोल दिया, एक तरीके से समझ लिया कि उनकी कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की वो कंडक्टर से आधी है। लेकिन जब हम उनका टेम्परेचर राइज करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट वाले एटम से अटैच्ड फॉर्म में हैं उनको भी एनर्जी मिलती है, वो भी फ्री होना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो फ्री हुए तो क्या होगा कि फ्री होने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा,
फ्री इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होने का मतलब है कि वो भी मूव करेंगे तो वो भी हमें करंट बना के देंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने से हमने देखा कि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है। कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ। लेकिन हम क्या देखते हैं कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो कॉलिजन भी तो बढ़ता है ना। दोनों, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मान लो पहले 50 थी, एक रोड है, उस रोड में आप 50 आदमी को दौड़ा रहे हो, तो 50 आदमी के दौड़ने के चांसेस अगर कम हैं और उसी गली में उसी जगह पे हम 100 आदमी को दौड़ाएं तो क्या होगा, तो उनके कॉलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो ज्यादा टकराएंगे आपस में। तो दो चीजें हो रही हैं, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि करंट बढ़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट में कैसा रिलेशन है, इनवर्स का। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कहानी हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो करंट को बनाते हैं एक्चुअल में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बढ़ते हैं उनसे करंट इंक्रीज होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है। लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं टेम्परेचर के बढ़ने से, तो उनका कॉलिजन भी फ्रीक्वेंट हो रहा है। और कॉलिजन फ्रीक्वेंट होने का मतलब क्या है कि उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो दो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, उनके बढ़ने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, और दूसरी अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से फ्रीक्वेंट कॉलिजन बढ़ रहा है, तो वहां पर उस केस पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो हम कौन से वाले की बात करें, तो देखो हमें समझना है कि सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनका रेजिस्टेंस घटता है, डिक्रीज होता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन वाला केस है उसका क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से जो रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज हो रहा है उसका क्या होगा। तो यहां पर क्या होता है कि हम दोनों को जब कंपेयर करते हैं ना, तो जिसका प्रभाव ज्यादा होता है वो अपने से कम प्रभाव वाले को दबा देता है, उसको कॉम्पेंसेट कर देता है, उसको डोमिनेट कर देता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से रेजिस्टेंस का कम होने का जो प्रभाव है, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़े तो उसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम हो गया। अब दूसरी बात हमने देखा कि फ्रीक्वेंट कॉलिजन बढ़ा, फ्रीक्वेंट कॉलिजन के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ा। तो पहले वाले का प्रभाव, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने का प्रभाव एक्चुअल में क्या होता है, ज्यादा होता है, और सेकंड वाले का प्रभाव कि फ्रीक्वेंट कॉलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसका प्रभाव थोड़ा सा कम होता है। तो पहली वाला जो केस है वो सेकंड वाले केस को कॉम्पेंसेट कर देता है, उसको दबा देता है। तो इस कारण से क्या होता है कि जब हम सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। आ रही बात समझ में आपके। तो हमने एक रिलेशन देखा कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन, दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। यही केस सेमीकंडक्टर के साथ साथ इंसुलेटर्स का भी होता है। सेम इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से भी उनका रेजिस्टेंस घटता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जैसे ये हमारे कॉलोनी है, इस कॉलोनी में पोल्स लगे हैं, इनके ऊपर यहां पर वो इंसुलेटर्स लगा देते हैं, इंसुलेटर्स, जैसे दो पोल्स है ना, और इनके ऊपर क्या लगा दिया उन्होंने, इंसुलेटर्स लगा दिए। इंसुलेटर्स इसलिए क्योंकि यहां से तार आएगी, वो तार ऐसे कनेक्ट होकर इंसुलेटर से कनेक्ट होकर अगले वाले खंभे में पहुंच जाएगी। तो उससे क्या होगा कि यहां पर आई तो ये इंसुलेटर से इंसुलेटर को कनेक्ट करती तार आगे बढ़ जाती है। ये जो पोल है इसमें जो करंट, तार में करंट जा रहा है वो पोल के कांटेक्ट में नहीं आता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है तो कई बार क्या होता है कि ये जो इंसुलेटर है जिसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने पेरेंट एटम से बिल्कुल फिक्स्ड है। जनरली क्या होता है, जनरली जैसे हम इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो हमारे मन में विचार आता है कि जैसे अभी हमने सेमीकंडक्टर की बात की कि हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें थे लेकिन वो पेरेंट से, अपने पेरेंट वाले एटम से बिल्कुल अटैच थे, और हमने जब उनको एनर्जी दी, उनका टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी दी, तो फ्री हो गए। तो हम भी यहाँ पर भी हम यही सोचते हैं कि अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलरेडी इतने एनर्जेटिक होते हैं कि आप उनको थोड़ी सी एनर्जी दो तो एकदम से वो फ्री हो जाते हैं। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमने एनर्जी देनी स्टार्ट की, कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो वो भी फ्री हो जाएगा, इंसुलेटर का इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाएगा, तो वहां भी वो एक गुड कंडक्टर का काम करने लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
जैसे हम इंसुलेटर को ज्यादा एनर्जी देने की कोशिश करते हैं, भाई कम एनर्जी से फ्री नहीं हो पा रहा, और एनर्जी देते हैं शायद ये अब फ्री हो जाएगा, तो क्या होता है कि उस इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इतनी ज्यादा एनर्जी को सहन नहीं कर पाते हैं और वो जल के मतलब वो बर्न हो जाते हैं और वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरीके से इंसुलेटर को हम कंडक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज्यादा एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो नहीं होता लेकिन खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है और वो फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में नहीं आता है। तो यहां पर हम इसको समझ रहे हैं जैसे ये इंसुलेटर है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ज्यादा गर्मी पड़ने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, ये इंसुलेटर है ऊपर से वो फ्री हुआ और नीचे क्या है, अगर मान लो मेटल का जो पोल है उस मेटल के पोल में करंट आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, ये इंसुलेटर है, इस तार में इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, उनको आगे बढ़ना था, लेकिन इंसुलेटर में कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो क्या होता है वो पोल के थ्रू नीचे को आना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको अर्थ की तरफ जाना है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि कई बार हमें जो मेटल के जो पोल्स हैं जो हमारी कॉलोनी वगैरह में लगे रहते हैं उनमें हमें थोड़ा सा माइल्ड शॉक ऐसा कुछ फील होता है। तो इस तरीके से इंसुलेटर्स का जो रेजिस्टेंस है वो भी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। थर्ड नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट इज एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज एक्चुअली में हमें मालूम है कि एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अनदर मेटल और नॉन मेटल। किसी मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर दो या दूसरे नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दो तो वो एलॉय बन जाता है। एलॉय बनाने का कारण आपको पता है कि एलॉय इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टी ऑल्टर हो जाए। प्रॉपर्टी ऑल्टर का मतलब है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हम एक प्योर आयरन की बात कर रहे हैं, तो प्योर आयरन में जो है ऑक्सीडेशन जल्दी होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि उसमें जंग जल्दी लग जाता है। लेकिन जब हम उसमें कुछ मिक्स कर देते हैं, कोई दूसरा मेटल मिक्स कर देते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी ऑल्टर हो जाती है। जैसे हमने स्टेनलेस स्टील बनाया, स्टील जो है ये एलॉय है, तो स्टील जंग रेजिस्टेंट होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, उसमें आसानी से जंग नहीं लगता है, तो वो क्या है, वो एक एलॉय है। तो एलॉय बनाकर हमने क्या किया, उसकी जो प्रॉपर्टी उसको ऑल्टर कर दिया, जो उसमें आसानी से जंग लगता था अब उसमें आसानी से जंग नहीं लगता है। तो एलॉयज की अगर हम बात करें, जैसे कि एलॉयज में आ गया नाइक्रोम है, नाइक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटाइन हो गया, मैंगनीज हो गया, ये दीज ऑल आर एलॉयज। और एलॉयज ऐसे मटेरियल हैं जिनका रेजिस्टेंस ऑलरेडी हाई होता है, ऑलरेडी हाई। अब ऑलरेडी अगर हाई है, ऑलरेडी हाई का मतलब क्या है कि वो करंट को आसानी से आने नहीं देते हैं। अगर रेजिस्टेंस हाई है तो करंट उसमें क्या हो जाएगा, अपने आप ही स्लो हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। और ऐसे जो मटेरियल्स हैं जो कि एलॉय के बनते हैं, दीज आर कॉल्ड रेजिस्टर्स, इनको बोलते हैं रेजिस्टर्स। जहां पर हमें प्योर रेजिस्टर की जरूरत होती है, प्योर रेजिस्टर की, वहां पर हम एलॉय का यूज करते हैं। अभी हम देखते हैं कि प्योर एलॉय रेजिस्टर्स का यूज कहां पर होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है एलॉयज के। अब एलॉयज की केस में क्या होता है कि जब इनका हम टेम्परेचर राइज करते हैं ना, इनका टेम्परेचर राइज किया, तो टेम्परेचर के राइज करने से क्या होगा, टेम्परेचर के राइज करने से बैटरी डाउन हो गई थी मोबाइल की, तो टेम्परेचर राइज करने से ये एलॉयज ऐसे मटेरियल्स हैं जो ज्यादा हीट सेंसिटिव नहीं होते हैं, मींस हीट को बहुत जल्दी सेंस नहीं कर पाते हैं। मींस अगर हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया केल्विन में, अब यहां पर क्या है, यहां पर हमने लिया इसका रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हमने क्या लिया, काफी छोटी छोटी वैल्यूज ली। मींस हमने क्या लिया, हमने बोला कि रेजिस्टेंस ओम में होता है ना, तो हमने बोल दिया कि हम इसको माइक्रो ओम में ले लें, माइक्रो ओम, बहुत छोटा रेजिस्टेंस। और ये जैसे हमने लिया 1.00, तो यहां पर आके 1.002 हुआ, और यहां पर 1.04 हुआ, ठीक है। और यहां पर टेम्परेचर को हम ले रहे हैं हंड्रेड्स में, 200 में, 400 में, ऐसे ले रहे हैं। और हम क्या देखते हैं कि जब हम रेजिस्टर्स का टेम्परेचर, प्योर रेजिस्टर्स जो हैं जिनको हम एलॉयज बोल रहे हैं, उनका हम टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो ये रिलेशन हमारे पास एक सामने आता है। ये रिलेशन का मतलब ये है कि हम टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हैं हंड्रेड्स में, टेम्परेचर हमने 100 से कितना कर दिया, दिस इज 100, 200, नाउ 300, नाउ 400,
टेम्परेचर तुमने बढ़ाया 100 से कितना 200, ये 100 से 200 इंक्रीज किया, ये कितना चेंज हुआ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, 100 केल्विन चेंज हुआ। टेम्परेचर तो चेंज हमने किया 100 में, और ये रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, ये बहुत कम चेंज हो रहा है, मींस माइक्रो में चेंज हो रहा है, ये पॉइंट्स में इंक्रीज हुआ, पॉइंट्स में, इन पॉइंट्स। तो टेम्परेचर के बढ़ने से एलॉयज का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, लेकिन एक्चुअल में रेजिस्टेंस कितना बढ़ता है, बिल्कुल ना के बराबर। तो जैसे अगर जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, हमें चाहिए कि हमें जो वायर है उसका रेजिस्टेंस ना बदले, रेजिस्टेंस चेंज ना हो, तो हम वहाँ पर लैब्स में लेबोरेटरी में जो वायर वगैरह यूज करते हैं वो नाइक्रोम की वायर यूज करते हैं। नाइक्रोम की वायर यूज करने से क्या होगा कि अगर हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जब करंट फ्लो कराएंगे उसमें वायर में, तो उसका टेम्परेचर चेंज बदलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस उसका कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, रेजिस्टेंस में चेंज ना आए। तो वहां पर हम क्या करते हैं, नाइक्रोम की वायर यूज करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हमने बहुत बढ़ाया, रेजिस्टेंस में कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंस कितना चेंज होता है पॉइंट्स में। तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें कोई ज्यादा इंपैक्ट उसका नहीं पड़ता है।